हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जो हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रही है एसएससी जेई के लिए, तो इस सेशन में आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन और आरएसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूं इसमें लगभग आपका आरएसी का सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और थ्योरी ऑफ मशीन के भी लगभग सारे टॉपिक आपको यहां पर सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पर हमने थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टाइमिंग आप ध्यान रखें, ठीक 12:30 बजे आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। और ट्यूसडे और सैटरडे के दिन मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए सेशंस यहां पर रखे गए हैं। इसके अलावा सिविल ब्रांच के स्टूडेंट भी आप ध्यान रखें कि आपके लिए जो सेशन आपको देखने को मिलेगा वो ठीक 4 बजे, शाम को 4 बजे सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के भी सेशंस चल रहे हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस और इसके अलावा जनरल स्टडी के सेशंस भी आपको रेगुलरली यहां पर अल्टरनेट बेसिस पर वीक में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आरएसी का क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको बाकी के जो ऑप्शंस हैं यहां पर उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन केजी कंटेन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर एट इट्स टोटल प्रेशर इज नोन एज। अब देखिए क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो मे भी हो सकता है कि आप कुछ गलती कर दो। ओके, अब यहां पर मैं सबसे पहले तो बात करता हूं कि ये जो 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है, देन उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, परसेंटेज ह्यूमिडिटी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी जो है ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों ही सेम टर्म है, ये बात ध्यान रखें। तो आपको एक और बात पता चली कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है। अब होता क्या है इसको भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी रेशियो, वेपर डेंसिटी और एक और टर्म आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, तो इन सब में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम W से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता हो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर क्या है, ड्राई एयर है और इसके अलावा यहां पर क्या है, वाटर वेपर है। ओके, तो यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है कि इस सैंपल के अंदर एक्चुअल में कितना मॉइस्चर का कंटेंट है। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। तो मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशन को जब हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक और रिलेशन आता है 0.6225 इंटू पीवी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी एटमॉस्फेयर माइनस पीवीडब्ल्यू। ये पीवीडब्ल्यू क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और पी एटमॉस्फेयर ये टोटल प्रेशर। तो ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, इसके अलावा इसको हम ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें, ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा एक और टर्म आती है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई से डिनोट करते हैं और ये क्या बताता है, ये बताता है मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कि जो हमारे पास सैंपल है ये और कितनी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकता है। जनरली परसेंटेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होता है क्या, हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो वाटर वेपर है और मैक्सिमम जो वाटर वेपर हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन कंडीशन, कि कितना मैक्सिमम हो सकता है उससे हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में कितना है। तो इन दोनों का रेशियो जो है ये क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताती है आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि आपका जो सैंपल है
वो कितना मॉइस्चर और अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इसकी वैल्यू क्या है 100%, तो हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर मतलब प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा, बारिश होने लग जाएगी। अगर हमारे आसपास की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अगर 100% हो गई तो मतलब बारिश स्टार्ट हो जाएगा। 80% है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये 20% मॉइस्चर और अब्जॉर्ब कर सकती है, मैक्सिमम जितना अब्जॉर्ब कर सकती है उसके कंपेयर अगर अपन देखें तो। ओके, और ये क्या बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो क्या बताता है, ये बताता है कि एक्चुअल में हमारे सैंपल के अंदर कितना वाटर वेपर का कंटेंट। ओके, तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर ए सैचुरेशन कंडीशन। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर ए सैचुरेशन कंडीशन। ओके, और इसको आप आगे सोल्व भी कर सकते हो, ये वाली वैल्यू यहां पर आप पुट करोगे। अच्छा, यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अंडर ए सैचुरेशन कंडीशन में यहां पर ये वाटर वेपर प्रेशर जो ये सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर आ जाएगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन से क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए वेपर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, वेपर की डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, रो से हम डिनोट करते हैं मास ऑफ वेपर टू द वॉल्यूम, ये डेंसिटी इसी तरह से तो हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान था, द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन केजी। अब देखिए वेट बोला है, वेट तो न्यूटन में होता है, एमजी होता है, बट यहां पर पहले आपको बोल दिया गया है कि वेट का मतलब ये केजी में है। कंटेन इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर, तो 1 मीटर क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम है ना, इट्स ए वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होगा। और किसकी बात चल रही, वेपर की बात चल रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो केवल आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, तो आप आंसर तो निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज गिवन बाय। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एफिशिएंसी कार्नोट की हमें दे रखी है कितनी, 0.80। ओके, अब क्या पूछा, इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स देन व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। यहां पर क्लियर कट मेंशन किया गया है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की सीओपी हमें निकालना। तो अगर आपको पता हो कि सीओपी जो होती है हीट पंप की, ये होती है कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी का रेसिप्रोकल। तो यहां से हीट पंप की सीओपी हमें मिल जाएगी कितनी, 1/0.85880। ओके, तो ये शायद 1.25 आएगा। अब ये सीओपी किसकी आई, हीट पंप की, बट यहां पर पूछा क्या है, कार्नोट की। तो सीओपी जो होती है हीट पंप की, आप हमेशा ध्यान रखें 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहां पर रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर सीधा सीधा हमें मिलेगा 0.25। तो 0.25 यस ऑप्शन में है। तो आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें हीट पंप की सीओपी ज्यादा होती है कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, द एक्सपांशन प्रोसेस इन ए थ्रोटलिंग डिवाइस इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल, वीसीआरएस का क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं बात करूं वीसीआरएस की, तो वीसीआरएस में चारों प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर वीसीआरएस का टीएच डायग्राम प्लॉट करता हूं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। क्या, इसको सुपर हीटेड रीजन में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर देखिए ये जो साइकिल है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये एक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर, हीट पंप जो भी डिवाइस हैं, ये वाले सारे डिवाइस जो हैं ये वर्क कंज्यूमिंग है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। अब देखिए यहां पर 1 से 2 यहां पर क्या लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, और कंप्रेसर में कैसी प्रोसेस होती है आपको पता होना चाहिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 जो है यहां पर कंडेंसर लगा होता है, और यहां पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, और यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये 3 से 4 और 4 से 1, 4 से 1 यहां पर क्या लगा होता है, इवोपरेटर लगा होता है।
और इवापोरेटर में प्रोसेस कैसी होगी, कांस्टेंट प्रेशर होगी। और ये 3 से 4 जो है यहां पर लगा होता है थ्रोटल वॉल्व, कैपिलरी ट्यूब, जो कि यहां पर क्वेश्चन में बोला गया। ओके, थ्रोटलिंग डिवाइस लगा होता है यहां पर, जनरली क्या लगा होता है, कैपिलरी ट्यूब। ओके, अब यहां पर जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस। आइसेंथेल्पिक प्रोसेस का मतलब इस 3 पॉइंट पर और 4 पॉइंट पर एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, सेम। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी ट्यूब इसका एग्जांपल। ओके, तो आंसर क्या होना चाहिए, आइसेंथेल्पिक, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आइसेंट्रोपिक कहां पर होगी, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो आइसेंट्रोपिक होगी यहां पर कंप्रेशन में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाएगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, चारों प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू। देखिए 1 टन का मतलब क्या होता है, मैं डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि सपोज हमारे पास 1 टन मतलब लगभग एग्जैक्टली 1000 नहीं लेते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1000 kg हमारे पास क्या है, सपोज 1000 kg हमारे पास क्या है, वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइस में। इसको हमें कन्वर्ट करना है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, कितने समय में, 24 आवर्स में। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर है लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में है ना वाटर बोला, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ हीट को निकालना पड़ेगा। 24 आवर्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो मतलब रेट हमें पता होना चाहिए। तो वो जो रेट होता है वो होता है 3.5 किलो जूल पर सेकंड, मतलब 3.5 किलोवाट। तो इस 3.5 किलोवाट को ही हम क्या बोलते हैं, 1 टन। ओके, तो यहां पर जो आपसे पूछा है 1 टन का मतलब क्या होता है, तो किस रेट से आपको यहां से हीट निकालनी पड़ेगी, 3.5 किलो जूल पर सेकंड से आपको यहां से हीट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, 3.5 किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 टन के बराबर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 210 किलो जूल पर मिनट, ये टर्म भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसको 50 किलो कैलोरी पर मिनट, ये 2 टर्म भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी 1 TR के बराबर होता है। ओके, इस किलो जूल पर सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करना तो 4.18 से डिवाइड करेंगे, तो ये 50 के आसपास आ जाएगा। तो ये तीनों यूनिट आपको पता होना चाहिए, तीनों का मतलब क्या है, 1 TR। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a food compartment of a refrigerator is maintained at 4 डिग्री सेल्सियस। एक फूड कंपार्टमेंट है जिसको हमें 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना है, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट अ रेट ऑफ, यहां से हीट को कितना रेट से आपको निकालना पड़ेगा, 360 किलो जूल पर मिनट रेट से आपको हीट को निकालना होगा। ओके, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रेफ्रिजरेटर लगाना होगा, ये रेफ्रिजरेटर हमने लगाया। इफ रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलोवाट, तो रेफ्रिजरेटर में आपको पावर इनपुट देना पड़ेगा, ये कितना है, 2 किलोवाट है। ओके, द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यहां से कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट भी हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर हमको दिया नहीं, ये टेम्परेचर अगर दिया होता तो हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते थे। अच्छा हुआ नहीं दिया, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर भी आपको दे देते तो आप टेम्परेचर की मदद से डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, बट मे भी हो सकता है कि वो गलत आंसर होता आपका। टेम्परेचर का यूज करके अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते हैं तो वो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो। क्यों, क्योंकि वो जो आंसर आएगा आपका, वो हम बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम सीओपी होगी, एक्चुअल में कितनी होगी वो तो डेटा से हमें पता चलेगा ना, रिवर्स कार्नोट की सीओपी बन जाएगी। ओके, तो अच्छा हुआ कि यहां का टेम्परेचर आपको नहीं दिया है। ओके, चलिए, तो सीओपी का हमें फॉर्मूला पता है, ये रेफ्रिजरेटर होगा। सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने आपको बताया, ये क्या होगा, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट कितना है, ये डिजायर इफेक्ट बन जाएगा हमारा, डिजायर इफेक्ट, और ये वर्क इनपुट है, ये वर्क इनपुट। तो ये फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता होगा, बट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मिनट में, ये क्या है किसमें, किलोवाट में। तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किसमें, बोलिए, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलो जूल पर मिनट में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 3.5
किलोवाट जो होता है किसके बराबर होता है, 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 किलोवाट किसके बराबर होगा आप निकाल सकते हो। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिए कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, एक किसके बराबर होगा 210, मैं लिख रहा हूं 210 डिवाइडेड बाय 3.5, दो किसके बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, इस रेफ्रिजरेटर की सीओपी आपको मिल जाएगी। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, और दूसरा कि यहां पर वैसे तो टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर अगर यहां का दिया होता तो उस टेम्परेचर की मदद से आपको कैलकुलेट नहीं करना है सीओपी, ओके, एक्चुअल सीओपी हमें निकालना। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा इट विल बी ऑप्शन डी, ओके। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और भी कैसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं एसएससी जेईई में, खास करके अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, कभी पूछ लेता है डिजायरेबल प्रॉपर्टी, कभी पूछ लेता है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। तो रेफ्रिजरेंट की जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लो फ्रीजिंग पॉइंट, यस ये तो डिजायरेबल है, डिजायरेबल के लिए मैं डी लिखूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम होना चाहिए, हाई फ्रीजिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस को हम यूज नहीं कर सकते जब हमें अल्ट्रा लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जैसे कि वाटर, वाटर एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है, बट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर लेके जाना है तो वाटर जो है वो खुद बर्फ बन जाएगा, तो वो जो हमारे पाइप हैं उनमें क्या होगा, चोकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, वाटर खुद बर्फ बन जाएगा, तो इसलिए वाटर का जनरली हम यूज नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल लो विस्कोसिटी होना चाहिए, बिल्कुल लो विस्कोसिटी होना चाहिए, ये भी डिजायरेबल, क्यों, क्योंकि लो विस्कोसिटी रहेगा तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। बिल्कुल लो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, देखिए लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वीसीआरएस, ओके। तो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर वीसीआरएस से अपन बना लेते हैं जी, इवोपरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का मतलब होता है ये गैप आपको बताती है लेटेंट हीट के बारे में। ये गैप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये गैप क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये गैप ही यहां पर आप बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है, यही तो हमारा कहलाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दी। तो हमेशा ध्यान रखें लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन जो है ये क्या होना चाहिए, लो की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए। तो यहां पर हमसे पूछा था अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, तो ये है लो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हमें आंसर यहीं पर पता चल गया, ओके। इसके अलावा हाई मिसिबिलिटी विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिल्कुल मिसिबल होना चाहिए, हाई मिसिबिलिटी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए कंप्रेसर के अंदर, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एक होता है स्पेसिफिक हीट, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा था। स्पेसिफिक हीट के बारे में आपको स्पेशली पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट के केस में अपन दो चीज दिखते हैं, स्पेसिफिक हीट एट लिक्विड कंडीशन और स्पेसिफिक हीट एट वेपर रेफ्रिजरेंट। क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो कंटिन्यूसली फेस चेंज करता है, ओके। कुछ समय वो लिक्विड स्टेट में होता है, कुछ समय वो वेपर स्टेट में होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब वो लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है, स्पेसिफिक हीट जो है अगर कम होगी तो देखिए एक टर्म आती है ds/dt, ये टीएस डायग्राम अगर आपने पढ़ा हो तो ये आता है C/T/Cp, सी हम लिख सकते हैं यहां पर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां से सी की अगर मैं बात करूं तो ये सी स्पेसिफिक हीट होता है, और ये क्या बनेगा आपका, सी विल बी ये बन जाएगा आपका, ये ds/dt नहीं होगा, dt/ts डायग्राम की बात करें ना तो स्लोप क्या होगा, dt/ds, ओके। तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो c की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इट विल बी t इंटू ds/dt, ओके। तो देखिए यहां पर c की वैल्यू अगर ज्यादा है, ये लिक्विड के केस की मैं बात कर रहा हूं, c की वैल्यू अगर ज्यादा है तो यहां पर चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में। तो हमेशा ध्यान रखें, स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, सीपी हम बोलेंगे क्योंकि लिक्विड है तो प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो वो कम होना चाहिए। और वेपर के केस में ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वेपर के केस में ज्यादा क्यों होना चाहिए, देखिए अगर आपको पता हो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि mcpv इंटू dt, क्योंकि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमें जो मिलती है वो यहां पर मिलती है ना। अब यहां पर अगर cpv अगर ज्यादा है तो यहां पर ये टेम्परेचर चेंज होगा, क्या होगा, फॉर ए गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर चेंज अगर कम होगा तो कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट हमारा एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर का जो वर्क है उसमें जो रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है उसके इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो वो टेम्परेचर अगर कम होगा तो डेफिनेटली वर्क इनपुट क्या होगा, कम होगा। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये अगर ज्यादा है तो यहाँ पर वर्क इनपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, कंप्रेसर में आपको कम वर्क करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी ना मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया, ये भी आप ध्यान रखें। क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इट मस्ट बी हाई। ओके, चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। अब सेंसिबल कूलिंग, साइकोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या होता है, टू डिग्रीज ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये अगर आपको प्लॉट करना आता है साइकोमेट्री चार्ट, क्या बोलते हैं इसे, साइकोमेट्री चार्ट। तो ये वाली जो एक्सिस होती है, इस एक्सिस पर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और इस एक्सिस पर क्या होता है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहां पर आप ध्यान रखें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है या ह्यूमिडिटी रेशियो भी हम उसे बोलते हैं। ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग देखिए यहां पर मैं सभी प्रोसेस को बनाता हूं, यहां से हम चले, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, सेंसिबल कूलिंग कहलाएगी, जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जी, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, T2 है, तो ये सेंसिबल कूलिंग। T1 जो होगा ज्यादा होगा T2 से, तो सेंसिबल कूलिंग ये है। इसके अलावा अगर हीटिंग होता तो ये बन जाता, हीटिंग बन जाता। ओके, ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो ये बनेगा, डीह्यूमिडिफिकेशन होगा तो ये बनेगा। ये ह्यूमिडिफिकेशन, ये डीह्यूमिडिफिकेशन, ये हीटिंग, और ये सेंसिबल कूलिंग। तो बताइए सेंसिबल कूलिंग में क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात की गई, इस एक्सिस पर क्या, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहां पर क्या होगी, अगर कूलिंग कर रहे हैं हम यहां पर मॉइस्चर को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा सोचो, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, और यहां पर अगर पूछा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो फिर आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व जो है कुछ इस तरह से बनता है। ओके, यहां पर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, सैचुरेशन कर्व बोलते हैं। जैसे जैसे इधर आते जाते हैं फाई की वैल्यू जो है क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सपोज यहां पर थे अपन, तो ये है सपोज कितना, हम ले लेते हैं इसको 50%, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये 60%, ये है 80%, ये है 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सपोज हमने मान लिया 50% है। अब इसकी कूलिंग करेंगे तो यहां पर इस कर्व पर आ गए। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि सेंसिबल कूलिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है क्या होती है, बढ़ती है। सेंसिबल कूलिंग में क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज 10 TR। कैपेसिटी हमको बोल रखा है 10 TR। व्हाट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट। तो बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, ये कैपेसिटी जो होती है यही तो हीट एक्सट्रैक्टेड कहलाती है, बट अब आपको यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 1 TR जो होता है किसके बराबर होता है, 210
किलो जूल पर मिनट के बराबर। तो शायद चारों ऑप्शन हाँ किलो जूल पर मिनट में ही है। तो 10 TR मतलब क्या जाएगा 2100, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ R17। तो देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अगर आपको पता हो। एक ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक और एजियोट्रोप्स, ये भी पता होना चाहिए। तो और ये जो ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट होते हैं इनको भी फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक मतलब क्या, ये हाइड्रोकार्बन ही तो है, और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का जो डेजिग्नेशन होता है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 700 प्लस मोलिकुलर वेट, R इंटू 700 प्लस मोलिकुलर वेट। एजियोट्रोप्स का भी आप ध्यान रखें, ये होता है R 500 प्लस मोलिकुलर वेट। ओके, तो ये डेजिग्नेशन होता है एजियोट्रोप्स का। एजियोट्रोप जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, ध्यान रखें। ओके, तो ये इनऑर्गेनिक है। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 700 सीरीज है, तो यहां पर ये बना कैसे होगा, 700 में मोलिकुलर वेट जोड़ दिया है, मोलिकुलर वेट जोड़ दिया मतलब कि 700 प्लस 17 किया होगा। अब यहां पर देख लीजिए 17 मोलिकुलर वेट किसका है, तो ये तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा। अमोनिया का कितना है, 17 ही होता है मोलिकुलर वेट। H2O का कितना होता है, 18 होता है। CO2 का कितना होता है, 44 होता है, 32। यस, नाइट्रोजन का कितना होगा, 28 होगा। मतलब इसके लिए अगर लिखना है तो नाइट्रोजन के लिए क्या बन जाएगा, R728, इसके लिए R44, R18। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी आप लोगों को डेजिग्नेशन इनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे, उसके लिए डेजिग्नेशन कैसे लिखते हैं अपन, CnHFCl, CN CmHnFpCl लिखते तो इसका भी ऐसे ही, बट एक फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बनता है क्या, R इंटू M-1 इंटू N, और यहां पर जो हमारा एक रिलेशन आता है जिससे आपको पता होना चाहिए, N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M प्लस 2। ये रिलेशन, इन तीनों की मदद से इसका डेजिग्नेशन निकालते हैं। अनसेचुरेटेड के लिए क्या लिखते हैं, अनसेचुरेटेड के लिए जो होता है आई थिंक R इंटू 1 M-1 इंटू N, ये होता है। ओके, और इसके लिए इस फॉर्मूले में जो चेंज आएगा ये बनेगा N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M बन जाता है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, कुछ रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं R11, R12, R22, R134, 134 जो है ये एक इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, इसमें कोई क्लोरीन एटम नहीं होता है। क्लोरीन एटम जो होता है ओजोन के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये आप ध्यान रखें। क्लोरीन एटम ज्यादा है तो वो रेफ्रिजरेंट अच्छा नहीं है। ओके, तो इसके लिए जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CFCl3। ओके, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आप ध्यान रखें क्लोरीन एटम कम होता जाएगा। तो यहां पर 3 क्लोरीन एटम होते हैं R11 में, R12 में क्लोरीन एटम कम हो जाएंगे, CF2Cl2, R22 में क्लोरीन एटम और भी कम हो जाएंगे, यहां पर बनेगा CHF2Cl। एक क्लोरीन एटम की जगह क्या आ जाता है, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाता है। इसके अलावा इसमें कोई क्लोरीन एटम नहीं होता, CH2F2, ये इसका डेजिग्नेशन होता है, ध्यान रखें। ओके, तो ये डायरेक्टली आप ध्यान रखें, सीक्वेंस आप देख सकते हो। क्लोरीन एटम जो है यहां पर जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जा रही है, क्लोरीन एटम जो है यहां पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, देख लीजिए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। ओके,
तो काफी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको वैसे पता चल गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, किसके लिए देखना आपको? एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए इनकरेक्ट। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको पता होना चाहिए, बेल कॉलमन, रिवर्स बटन। एयर रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वेट कम होता है, इजीली अवेलेबल होता है। एयरक्राफ्ट में हम यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट। इंप्लॉइज एयर एज ए रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही है यार, ये तो करेक्ट है। ये तो इनकरेक्ट बताना था, आपको ध्यान रखना है, कुछ मत हो जाइएगा पहले ही ऑप्शन देख के। ऑपरेट्स ऑन रिवर्स बटन, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, इसे हम बेल कॉलमन भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज फॉर एयर कंडीशनिंग इन एरोप्लेन्स, बिल्कुल सही है, वेट कम होता है इसलिए तो एरोप्लेन में हम यूज करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे तो सही। हीट रिजेक्शन एंड हीट रिमूवल फ्रॉम कोल्ड स्पेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं होती बेटा, ये होना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रिवर्स बटन साइकिल होता है इसमें दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाई जो होता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, बाकी एक्सपांशन कंप्रेशन जो है वो आपका आइसेंट्रोपिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिसिटी। तो नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम कहलाता है, वेस्ट हीट रिकवरी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका एग्जांपल है एक्वा अमोनिया, और इसे क्या बोला जाता है? VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर आप ध्यान रखें कि जो हमारा VCRS होता है, VCRS और VRS में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसका जो कंप्रेसर है, इसके कंप्रेसर को हम 3 डिवाइस से रिप्लेस कर देते हैं। कौन कौन से, ये नाम आपको पता होना चाहिए। यहां से ये एक पंप, एक अब्जॉर्बर, और इसके अलावा एक होता है जनरेटर। ओके, तो 3 डिवाइस हम क्या कर देते हैं, इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्रेसर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू पंप। क्यों? क्योंकि पंप में कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लिक्विड एंटर कर रहा है, तो लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है काफी कम होता है। ओपन सिस्टम है ना, तो वर्क इनपुट क्या होता है? -VdP, और ये V जो होता है ये क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का जो है क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो होता है काफी कम होता है कंपेयर टू गैसेस। तो ये इसलिए यहाँ पर वर्क इनपुट कंप्रेसर में क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। काफी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट, लोअरिंग द इवापोरेटर प्रेशर इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल। अगर वेपर कंप्रेशन साइकिल मतलब ये किसकी बात चल रही है? VCRS की बात चल रही है ना। इवापोरेटर प्रेशर को अगर हम कम करते हैं तो यहां पर बना लेते हैं। देखिए, ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको यहां पर ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तभी जाके ये क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आप निकाल पाएंगे। ये हमारा एक नॉर्मली VCRS है। अब अगर इवापोरेटर कहां पे लगा होता है? ये लगा हुआ। इवापोरेटर प्रेशर अगर हम कम करें, इसका मतलब नई जो प्रोसेस बनेगी वो ये बनेगी। ओके, अब हम यहां पर आ गए, ये नया, तो कंप्रेशन जो करना पड़ेगा आपको यहां से करना पड़ेगा। ये हो गया ना। तो मुझे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, पहले वर्क यहां से लेके यहां तक करना पड़ रहा था, अब वर्क जो है ये बढ़ गया इतना वर्क। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहां पर मिलता है? ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। RE होता है, पहले इतना मिल रहा था, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कम हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया और कंप्रेसर वर्क बढ़ गया, तो COP क्या होगी? कम होगी। देख लेते हैं ऑप्शन। डिक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड COP। COP तो डिक्रीज होगी बट वर्क जो है वो बढ़ेगा, गलत है। इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड COP इंक्रीज नहीं होगी, वर्क जरूर इंक्रीज होगा, ये भी गलत।
इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीज द सीओपी, बिल्कुल सही जवाब है। डायग्राम आपको बनाना है, वहां से आप आंसर चुटकी में निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट, द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन होगी इसमें थोड़ी सी, वीसीआरएस में बना लेता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ओके, अब देखिए अलग अलग पॉइंट पर यहां पर हमें एंथैल्पी दी गई है, किस पॉइंट पर क्या एंथैल्पी दी गई है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल आर एंट्रेंस ऑफ इवापोरेटर। एंट्रेंस ऑफ इवापोरेटर मतलब ये वाला पॉइंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर कितनी है 100 किलो जूल पर केजी। एग्जिट ऑफ इवापोरेटर, ये एग्जिट पॉइंट होता है इवापोरेटर का, यहां पर कितना है 1200 किलो जूल पर केजी। एंट्रेंस ऑफ कंडेंसर, ये कंडेंसर लगा होता है यहां से लेके यहां तक, तो ये है 1300। और द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो सीओपी जो होता है ये आपको पता होना चाहिए वीसीआरएस का, ये क्या होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहां पर ये पॉइंट 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ये 4 बोल दिया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पर मिलेगा आपको, इवापोरेटर में मिलेगा, मतलब H1 माइनस H4। वर्क कहां पर देना पड़ेगा कंप्रेसर में, मतलब H2 माइनस H1। ओके, तो यहां पर 1 है, 2 है, 4 पर एंथैल्पी है क्या, वो भी है यार, कोई दिक्कत ही नहीं भी होती, अगर 3 पर होती तो 3 और 4 की एंथैल्पी क्या होती है, सेम होती है। तो आपको बस वैल्यू को पुट करना है, क्या होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका हो जाएगा 1200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1300 माइनस 1200, 100 आ जाएगा, तो 100 से 11 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े अपन, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट, सब कूलिंग इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल। देखिए सब कूलिंग कर लेते हैं, वीसीआरएस आप बना लीजिए। सब कूलिंग का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली वीसीआरएस अगर मैं बनाता हूं तो ये हमारा वीसीआरएस बनेगा। ये हमारा वीसीआरएस। सब कूलिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट हमारा आ रहा है कंडेंसर से, इसको हम यहां पर लेके आते, तो नया वीसीआरएस ये बन गया। दिस इज नोन एज द सब कूलिंग, ये पता होना चाहिए। तो इससे हुआ क्या, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमें कितना मिल रहा था, इतना मिल रहा था। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कंप्रेसर वर्क तो उतना ही करना पड़ रहा था। देख लेते हैं ऑप्शन, डिक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, अरे वर्क में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, बिल्कुल नहीं। डज नॉट अफेक्ट द रिक्वायर्ड वर्क एंड इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्क रिक्वायर्ड पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, बल्कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर एन एयर विद अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, एयर है हमारे पास, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 80%। तो आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इनके बारे में पता होना चाहिए। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबीटी लिखते हैं इन शॉर्ट में। एक होता है वेट बल्ब टेम्परेचर और एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, स्लिंग साइकोमीटर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए जो हमारा मतलब स्लिंग साइकोमीटर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों को मेजर कर सकता है, ये पता होना चाहिए। जो नॉर्मल थर्मोमीटर है उससे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं, और अगर उसी से वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करना है तो उसका जो बल्ब होता है उसको हम एक गीले कपड़े से लपेट देते हैं, फिर वो जो रीडिंग देता है वो रीडिंग कहलाती है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये वेट बल्ब टेम्परेचर इनडायरेक्टली किसको बताता है, ये बताता है फाई को। और फाई क्या है ये भूलिएगा,
ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपका बताता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है कि नहीं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जहां पर जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, जिस टेम्परेचर पर वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन जनरल ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है ज्यादा होता है किससे? वेट बल्ब टेम्परेचर से, और ये ज्यादा होता है किससे? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। किसके लिए? अनसेचुरेटेड एयर के लिए, फॉर अनसेचुरेटेड एयर। अनसेचुरेटेड एयर का मतलब क्या हुआ? जिसका फाई जो है वो लेस देन 100%। सेचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों बराबर होता है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। बस ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रखा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 80% है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। ऑप्शन देखिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेस हो ही नहीं सकता। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 80% बोल रखा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लेस हो सकता है किससे? वेट बल्ब टेम्परेचर। मिल गया आंसर, यही मिल गया, सोचने की जरूरत है। आगे भी पढ़ लेते हैं। ड्यू पॉइंट वेट बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल, नहीं होगा। ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल। ये इक्वल कब होते हैं? जब फाई की वैल्यू क्या होगी? 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100%। ते पूरे टोटल 15 क्वेश्चंस थे आरएसी के। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, इन ए स्पर गियर द सर्कल ऑन विच द इन्वोल्यूट इज जनरेटेड। देखिए, इन्वोल्यूट दो तरह की प्रोफाइल होती है, एक होता है इन्वोल्यूट और एक होता है साइक्लोइडल। तो इन्वोल्यूट कैसे मिलता है हमें, ये आपको पता होना चाहिए। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन को रोल किया विदाउट स्लीपिंग। ओके, इस सर्कल पर हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन को रोल किया विदाउट स्लीपिंग, कुछ इस तरह से यहां पर लेके आ गए। और इस स्ट्रेट लाइन पर क्या लिया मैंने? एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। इस पॉइंट का जो लोकस होगा, ये लोकस आपका बेसिकली क्या कहलाएगा? इन्वोल्यूट कहलाएगा। ओके, अभी ज्यादा बेटर है ना। चलिए, इस पॉइंट का जो लोकस है, ये लोकस क्या कहलाएगा? आपका इन्वोल्यूट कहलाएगा। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हम बोलते हैं फिक्स सर्कल है, इसे हम बोलते हैं बेस सर्कल। तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं क्या होता है इन्वोल्यूट। क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन विच रोल्स ऑन ए फिक्स सर्कल विदाउट स्लीपिंग। तो क्या कहलाएगा? आपका इन्वोल्यूट कहलाएगा। तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? बेस सर्कल बोलते हैं, आपको पता होना। बेस सर्कल क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है जिससे हम गियर का क्या देते हैं? स्पेसिफिकेशन देते हैं। इमेजिनरी सर्कल होता है, रियल नहीं होता है। किल्डेन सर्कल, एडेंडम सर्कल आपको पता होना चाहिए। एडेंडम सर्कल गियर के टिथ को ज्वाइन करते हुए जो सर्कल हम बनाते हैं उसे बोलते हैं अपन एडेंडम सर्कल। किल्डेन सर्कल क्या होता है? जो किल्डेंस होता है एडेंडम और डेडेंडम के बीच का गैप, मेसिंग गियर में, मेटिंग गियर में, तो वहां से जो सर्कल बनता है उसे हम बोलते हैं किल्डेन सर्कल। तो बेस सर्कल क्या होगा ये आपको समझ में, मतलब इन्वोल्यूट प्रोफाइल जो है वो कहां से स्टार्ट होगी? बेस सर्कल से स्टार्ट होती है। ओके, एक वो साइक्लोइडल भी आता है। साइक्लोइडल प्रोफाइल कैसे हमें मिलती है? साइक्लोइडल में हम क्या करते हैं? हम एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल को हम रोल करते हैं एक किसी फिक्स सरफेस के ऊपर,
और इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट का जो लोकस होगा, इस पॉइंट का जो लोकस होगा, यह लोकस आपका कहलाएगा क्या? साइक्लोइडल। साइक्लोइडल भी दो प्रकार का होगा, ईपी साइक्लोइडल एंड हाइपोसाइक्लोइडल, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, देख सकते हैं। यस, द सर्कुलर पिच ऑफ ए टूथन व्हील हैविंग 24 टीथ। नंबर ऑफ टीथ हमको दे रखा है, टी से हम डिनोट करते हैं ये चॉइस। मॉड्यूल हमें दे रखा है m 4.25 mm। सर्कुलर पिच, तो सर्कुलर पिच क्या होती है? पीसी पाई डी बाई टी। तो यहां पर नंबर ऑफ टीथ हमें दे रखा है पर डायमीटर नहीं दे रखा है, फिर क्या करें? तो आपको पता होना चाहिए डी बाई टी जो होता है ये क्या होता है? मॉड्यूल होता है। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा ये फालतू का दिया है। तो सर्कुलर पिच जो आपका बनेगा क्या बनेगा? पाई इंटू एम। तो पाई 3.14 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एम से। मॉड्यूल कितना है? 4.25। तो 4 3 जा 12, 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब 13 विल बी द करेक्ट आंसर, 13.35। ओके, यहां पर ये जो डायमीटर आपको दिया है, सॉरी, ये जो आपको नंबर ऑफ टिप दिए केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए, आप ध्यान रखें। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई डी बाई टी विल बी द फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर पिच। और मॉड्यूल जो होता है ये क्या होता है? डी बाई टी होता है। ओके, और एक और पिच होती है जिसे हम बोलते हैं डायमीटरल पिच, ये होता है टी बाई डी। ओके, और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, पीसी और पीडी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पीसी और पीडी का जो प्रोडक्ट होगा ये क्या बनता है? आपका पाई बनता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नर इज यूज इन ऑटोमोबाइल टू। देखिए गवर्नर और फ्लाई व्हील, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक गवर्नर होगा और फ्लाई व्हील, तो इन दोनों के फंक्शन आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिकली खास करके आपको पता होना चाहिए। देखिए गवर्नर क्या करता है? मीन स्पीड को मेंटेन करता है, और फ्लाईव्हील जो है ये क्या करता है? जो टर्निंग मोमेंट में वेरिएशन आता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये ध्यान रखें, टर्निंग मोमेंट, टी थीटा डायग्राम अपन यहां पर बनाते हैं, इससे आप याद रखें। ओके, और गवर्नर क्या करता है? मीन स्पीड को मेंटेन करता है। मीन स्पीड मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये डेल एन को मेंटेन करता है, और यहां पर ये टर्निंग मोमेंट में वेरिएशन मतलब थीटा के साथ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बोल सकते हैं। तो ये डेल एन बाई डेल टी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, जनरली स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो फ्लाईव्हील अगर आता है तो मैथमेटिकली इट विल कंट्रोल डेल एन बाई डेल टी, और गवर्नर आता है तो मैथमेटिकली इट विल कंट्रोल और मेंटेन मीन स्पीड। ओके, और इसके अलावा और भी काफी डिफरेंस होते हैं। फ्लाईव्हील का क्लासिफिकेशन उसकी ज्योमेट्री के आधार पर हम करते हैं। ओके, रिम टाइप फ्लाईव्हील, डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, स्प्लिट फ्लाईव्हील, और यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल गवर्नर का, जैसे कि इनर्शिया गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को फर्दर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पेंडुलम टाइप गवर्नर, लोडेड टाइप गवर्नर, फिर उसको भी अलग अलग कैटेगरी में। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा, आप ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें, गवर्नर की बात की गई है तो गवर्नर डिक्रीज द वेरिएशन इन स्पीड, डिक्रीज करने का काम तो कोई नहीं करता। कंट्रोल डेल एन बाई डेल टी नहीं, कंट्रोल डेल एन, कंट्रोल डेल एन कौन? गवर्नर। और फ्लाईव्हील का अगर क्वेश्चन होता तो यहां पर ये आंसर हो जाता आपका, ऑप्शन बी विल बी द आंसर फ्लाईव्हील के लिए। तो आप लोग ये ध्यान रखें, मीन स्पीड, जब भी मीन स्पीड की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखें मीन स्पीड इज एसोसिएट विद गवर्नर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ ए गियर टूथ बिलो पिच सरफेस ऑफ पिच सरफेस इज कॉल्ड। तो देखिए अगर हम टीथ बनाते हैं, ये मैंने एक गियर बना ली। अब देखिए यहां पर काफी टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होगी। वैसे ये वाला जो सर्कल होता है इसे बोलते हैं एडेंडम सर्कल, ये वाला जो सर्कल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डिडेंडम सर्कल। यहां पर एडेंडम और डिडेंडम सर्कल जो होते हैं रियल सर्कल होते हैं, बट एक सर्कल होता है जो कि इमेजिनरी सर्कल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल होता है उसे हम बोलते हैं पिच सर्कल। पिच सर्कल के अबाउट जो मोशन होगा कैसा होगा? प्योर रोलिंग होगा। अब यहां पर क्या बोला है?
अच्छा, पिच सर्कल से ऊपर वाली ये सरफेस होती है, ये वाली जो सरफेस होती है इसे हम बोलते हैं फेस, और नीचे वाली जो सरफेस होती है ये कहलाती है आपकी फ्लैंक। तो शायद क्वेश्चन यही हमसे पूछा गया है। ओके, और पिच सर्कल के अलोंग यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द सरफेस ऑफ द गियर टिथ बिलो पिच सरफेस, नीचे वाली मतलब क्या कहलाएगी, फ्लैंक। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बॉटम टूथ, फेस, डेडेंडम पोर्शन क्या होता है वो सारी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और भी मैं आपको बता देता हूं, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं एडेंडम। जनरली ये 1 मॉड्यूल के बराबर होता है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं डिडेंडम। और ये डिडेंडम कितना होता है, 1.157 मॉड्यूल के बराबर होता है। किस गियर की बात चल रही है ये भी ध्यान है कि स्पर गियर की बात चल रही है, सभी में नहीं होता है ये। ओके, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, क्लियरेंस, और ये कितना होता है, 0.157 मॉड्यूल के बराबर होता है क्लियरेंस, ये भी आपको पता चाहिए। सी फॉर क्लियरेंस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, गियर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ये यूनिवर्सल जॉइंट मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है एक लोअर पेयर होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, और बाकी अलग अलग प्रकार के जो पेयर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल और डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। हायर पेयर, लोअर पेयर क्यों बोला, क्योंकि यहां पर सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। कैसा कॉन्टेक्ट होता है, सरफेस कॉन्टेक्ट होता है। हायर पेयर पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट अगर होगा तो हायर पेयर कहलाएगा। रोलिंग पेयर अगर आपको पता हो तो एक रोलर जब एक फ्लैट सरफेस पर क्या करेगा, रोल करेगा, एक व्हील गाड़ी का रोड पर चल रहा है तो उन दोनों के बीच में पेयर जो बनेगा वो रोलिंग पेयर होगा। स्लाइडिंग पेयर आपको पता होगा कि एक ग्रूव बना हुआ है इसके अंदर, जैसे कि विंडो, मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको डायग्राम बनाने की बजाय। जैसे स्लाइडिंग विंडो होता है, ओके, लेथ का जो सेडल होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, लेथ का जो टेलीस्ट्रोक होता है, और बेड के बीच में जो पेयर बनता है स्लाइडिंग पेयर बनते हैं। ओके, तो स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर जो होता है कैसा पेयर होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक लोअर पेयर। अच्छा, रोलिंग पेयर जो है ये कैसा पेयर है ये आपको बताना। रोलिंग पेयर जो होता है ये हायर पेयर होता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है ये पता होना चाहिए। अच्छा, लोअर पेयर की जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है, और हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ये भी है लोअर पेयर है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन होता है बॉल एंड सॉकेट, ओके, स्पेरिकल पेयर जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। हायर पेयर के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, केम एंड फॉलोअर के बीच में बनने वाला पेयर, 2 गियर टिथ के बीच में बनने वाला पेयर, ये सब हायर पेयर जहां पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट होगा। ओके, और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, स्लाइडिंग पेयर। अच्छा, रोलिंग पेयर की मैं बात कर रहा था, रोलिंग पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी क्या, हमेशा ये जरूरी नहीं। प्योर रोलिंग के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर 1 रहेगी, स्लीपिंग और स्किडिंग के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर पेयर। लोअर पेयर मतलब सरफेस कॉन्टेक्ट, सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट। तो बॉल एंड सॉकेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप याद रखें, इसका डीओएफ कितना होता है, 3 होता है। पिस्टन एंड सिलेंडर बिल्कुल ये एक लोअर पेयर है। केम एंड फॉलोअर ये हायर पेयर है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2 होती है, ये एक हायर पेयर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नट एंड बोल्ट स्क्रू पेयर है, ये कैसा पेयर है, ये एक स्क्रू पेयर है। और स्क्रू पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, लोग सोचते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन हो रहे हैं, बट ध्यान रखें दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है कितनी होती है, 1 होती है। और ये स्क्रू पेयर जो होता है ये भी एक लोअर पेयर होता है, ये भी क्या होता है, एक लोअर पेयर होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन जो है यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, इट इज ए लोअर पेयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहीं जगह इसका आंसर जो है गलत दिया है। ABCD इज अ 4 बार मैकेनिज्म इन विच AB 30 सेंटीमीटर, ये AB जो है 30 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, CD विल बी 45 सेंटीमीटर, CD जो है 45 सेंटीमीटर है। एट एन इंस्टेंट बोथ AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू फिक्स AD, ये एक फिक्स लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है दोनों, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ B एट दिस कंडीशन विल बी V, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी ये क्या है V है, तो C पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ B जो है हमको दे रखा है कितना V, C पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछा है, तो C पॉइंट की वेलोसिटी हमसे पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत सारी मेथड्स होते हैं, उसमें से हम यहाँ पर कौन सी मेथड आसानी से लगा सकते हैं, वेलोसिटी डायग्राम वाली। तो वेलोसिटी डायग्राम अगर हमें बनाना है इसका, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फिक्स पॉइंट मार्क कर लिया, ये A, ठीक है। अब B पॉइंट की वेलोसिटी जो रहेगी 90 डिग्री का एंगल बना रहा, तो B पॉइंट की वेलोसिटी जो रहेगी ये इस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, तो ये हमने बना ली, ये हमें मिल गया B पॉइंट। ओके, अब हम वेलोसिटी देखेंगे किसकी, B की देखेंगे या C की देखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। C की वेलोसिटी देखेंगे B के रिस्पेक्ट में या B की वेलोसिटी C के रिस्पेक्ट। ओके, तो जो भी होगा वो इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा, तो हमने यहां पर ये बना दिया। ओके, अब अगेन हम C की वेलोसिटी देखेंगे, अभी हमने C की वेलोसिटी देखी थी B से, तो ये इस लिंक के परपेंडिकुलर वेक्टर हमने बना दिया। अगेन फिर हम C की वेलोसिटी देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, D के, तो वो क्या होगा, इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा। इस लिंक के परपेंडिकुलर कहां से देख रहे हैं, C से, और C क्या है, फिक्स पॉइंट, मतलब यही C पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है सेम रहेंगे, A और C, A, C। तो अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बनानी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन को कहां पर कट कर रही है, जहां पर B ने कट किया, B, तो C पॉइंट और B पॉइंट की वेलोसिटी जो है, ये पॉइंट जो होगा D होगा, D से देख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं थ्योरी ऑफ मशीन की तो डेफिनेटली आपको पता हो। इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ C जो होगा क्या होगा, सेम होगा, तो B की V है तो C की जो होगी वो भी V होगी, उसने नहीं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ये B की वेलोसिटी जो लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस AB इंटू ओमेगा ऑफ AB। इसी तरह से मैं वेलोसिटी ऑफ C लिख सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू D, ये क्या होगा, CD इंटू ओमेगा ऑफ CD। तो ये दोनों सेम है, तो आप ध्यान रखें ओमेगा ऑफ AB अपॉन ओमेगा ऑफ CD, अगर ये आपसे पूछा होता तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, ये दोनों सेम है, तो ओमेगा, इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो ये CD ऊपर आ जाएगा, तो ये CD और क्या बनेगा, AB। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा होता तो ये होता है। ओके, बट वेलोसिटी पूछा का है, वेलोसिटी बोल रखा है, मतलब ये लीनियर वेलोसिटी दिया है, ये ध्यान रखें, और V से उसको डिनोट करते हैं। तो इसके बेसिस पर कुछ लोग आंसर देते हैं, क्या देते हैं, वो बोल देते हैं कि ओमेगा AB को मान लेते हैं V। देखिए मैं आपको बताता हूं वो कैसे आंसर दे रहे हैं, कई जगह इसका आंसर गलत है। ओमेगा AB को उन्होंने बोल दिया V, तो V बोल दिया, तो यहां पर AB का मल्टीप्लाई करेंगे, V में मल्टीप्लाई करेंगे AB कितना है 30 बटे कितना है 45, तो वो बोल देते हैं कि ये आपका ओमेगा CD बन गया। तो ये आपका आंसर दे देते हैं वो क्या 2/3, मतलब 2/3 मतलब कि ये आंसर दे देते हैं ऑप्शन C, जो कि गलत है। ध्यान रखिए ये एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है, यहाँ पर गड़बड़ी तो नहीं हुई ना कुछ, CD ओमेगा AB अपॉन CD विल बी CD अपॉन AB, सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो डाउट, हमेशा ध्यान रखें जो B पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही C पॉइंट की वेलोसिटी होगी, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the speed of governor is increases, आपको पता होना चाहिए गवर्नर की अगर स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे, ये गवर्नर शाफ्ट है हमारी, इस पर ये फ्लाई बॉल माउंट होती है, ओके, और इससे ये स्लीव अटैच रहती है। स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इसके ऊपर, बाहर की तरफ लेके जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर, ये बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा, तो यहां पर
हाइट ऑफ गवर्नर जो होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, और आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, रेडियस होता है। तो स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे तो बॉल बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी तो ये हाइट जो होगी क्या होगी, कम होगी, और रेडियस जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, अगर आपको वार्ड गवर्नर का हाइट का रिलेशन पता है 895 बाई एन स्क्वायर, यही होता है ना, यस। तो वहां से भी स्पीड अगर बढ़ेगी तो हाइट क्या होगी, कम होगी। हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस रोटेशन इंक्रीजेस, नहीं। हाइट ऑफ द गवर्नर एंड रेडियस रोटेशन डिक्रीजेस, नहीं। हाइट ऑफ द गवर्नर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखें। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ question number 24, for a slider mechanism the velocity and acceleration of a piston at inner dead center। तो देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं सीधा सीधा पहले डिस्प्लेसमेंट से बताता हूं, r इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। थीटा जो होता है इनर डेड सेंटर से एंगल होता है क्रैंक का, ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी जो होती है ये होती है r इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2n, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो रहेगा इट इज r इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर अगेन आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई n आता है, यहाँ पर 2 नहीं आता, ये भी आप ध्यान रखें। इनर डेड सेंटर की बात है तो इनर डेड सेंटर पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर थीटा जो होगा क्या होगा, जीरो। थीटा जीरो, वेलोसिटी पूछा का तो साइन जीरो जीरो होता है, कोस साइन जीरो, साइन डबल जीरो जीरो भी, वो भी जीरो होगा, तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। एक्सेलरेशन देखिए कितना आ जाएगा, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, कोस जीरो कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर ये कोस 2 जीरो कितना होगा, वो भी 1 ही होगा, तो ये बनेगा 1/n। तो यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है आप देख सकते हो, इट विल बी ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो 1 प्लस समथिंग आ रहा है तो ये आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा होगा। तो इनर डेड सेंटर पर हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन जो होगा कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इनर डेड सेंटर पर, और इनर डेड सेंटर पर वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, जीरो होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। कहीं कहीं पर ऑप्शन बी दे रखा है जो कि गलत है, समझ में आया। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द प्रोफाइल ऑफ द गियर in a involute with 200 mm if the length of the path of approach and the length of the path of recess। देखिए path of approach हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 28 mm, और path of recess हमें दे रखा है, path of recess हमें दे रखा है it will be 25 mm। और इसके अलावा हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। ये 200 पता नहीं क्यों दे रखा है, ये अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपको निकालना है तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड बाय क्या आता है, कॉस फाई। फाई जो होता है प्रेशर एंगल होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। द प्रोफाइल ऑफ द गियर इन्वोल्यूट विथ 20 डिग्री फाई होना चाहिए। ये अब मुझे समझ में आया, यहाँ पर ये 20 डिग्री फाई की बात चल रही है, प्रेशर एंगल की बात चल रही है, ठीक है, वो सही दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 28 प्लस 25, 28 प्लस 25, और डिवाइड कर देना है कॉस ऑफ फाई से, मतलब 0.94 से आपको डिवाइड कर देना। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आंसर आएगा आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने देखे, इसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है आरएससी के देखे, और 10 क्वेश्चन हमने देखे थ्योरी ऑफ मशीन के। तो इसके आगे का जो सेशन होगा उसमें भी हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के और आरएससी के क्वेश्चन। मस्ट ज्वाइन दैट सेक्शन दैट सेशन। और अगर इसी तरह से अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कम टाइम में अच्छे से पढ़ना है, तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी है, सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है। इसके अलावा सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन अवर
पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप एचसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, इसमें आपको हर सेशन की जो भी यूट्यूब पर यहाँ पर सेशन होते हैं उनकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसको जरूर मेंशन करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।